ये बात है साल 1997 की। लुधियाना के पास ही पड़ता था एक गांव महल कलां और इसी गांव में रहती थी 17 साल की किरणजीत कौर। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली किरणजीत कौर 29 जुलाई 1997 को अपने साइकिल पर अपने स्कूल के लिए निकली। पर शाम को जब छुट्टी हो जाने के बाद भी किरणजीत कौर टाइम पर घर वापस नहीं आई, तब उसके घर वालों ने किरणजीत कौर को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करनी शुरू की। पर घर वालों और गांव वालों की लाख कोशिशों के बावजूद किरणजीत कौर को अगले 2 हफ्ते तक ढूंढा नहीं जा सका। और किरणजीत के केस में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लोकल पुलिस ने भी किरणजीत कौर का केस रजिस्टर करने से मना कर दिया। पर यहाँ पर किरणजीत कौर की मदद के लिए सामने आए एक लोकल किसान लीडर मंजीत सिंह तनेर। अब इसके बाद किरणजीत कौर के केस में जो कुछ भी हुआ, उसने 2 बातें क्लियर कर दी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी केस में से साफ बचकर निकल सकते हो, और दूसरी तरफ अगर आम लोग एकजुट हो जाएं तो किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। फिर आपके सामने चाहे कोई पॉलिटिशियंस और पुलिस से गहरे रिश्ते रखने वाला कोई लोकल गुंडा ही क्यों ना हो। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किरणजीत कौर की और उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी गई लड़ाई की, और साथ में बात होगी उन लोगों की जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की सबसे बड़ी कीमत अदा की। और इस केस के एंड में जो इंसाफ किरणजीत कौर के परिवार को मिला, क्या उसे इंसाफ कहा भी जा सकता है, बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अब किरणजीत जिस महल कलां नाम के गांव में रहती थी, उसका घर गांव से थोड़ी दूर खेतों में बना हुआ था और किरणजीत वहां पर अपने माँ बाप के साथ रहती थी। किरणजीत कौर के पिताजी दर्शन सिंह पेशे से एक टीचर थे और शायद वो फिजिकली हैंडीकैप भी थे। महल कलां गांव भी एक बहुत ही टिपिकल गांव था, जहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग छोटे किसानों की कैटेगरी में आते थे। और इसी गांव में कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनके पास जमीन जायदाद गांव में रहने वाले बाकी लोगों से काफी ज्यादा थी। इन लोगों के पॉलिटिक्स और लोकल पुलिस के साथ भी अच्छे कनेक्शन थे, और इनमें से कुछ लोगों के पहले ही जमीन को लेकर कोर्ट में कई केस भी चल रहे थे। पर किरणजीत का परिवार एक बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाला परिवार था, और इनका गांव में किसी भी दूसरे परिवार के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था। किरणजीत कौर गांव के ही सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और वो आमतौर पर अपने घर से साइकिल पर अपने स्कूल जाती, और उसका घर लौटने का टाइम होता शाम को 3-4 बजे के आसपास। पर 29 जुलाई साल 1997 को किरणजीत घर से स्कूल जाने को तो निकली, पर वो शाम को घर वापस नहीं लौटी। शुरुआत में परिवार वालों ने अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ किरणजीत को गांव के आसपास ही ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर अब शाम हो चुकी थी और किरणजीत का अभी तक कोई अता पता नहीं था। और फिर किरणजीत के पिताजी दर्शन सिंह ने गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर किरणजीत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। अब यहाँ पर पुलिस द्वारा किरणजीत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात थी, पुलिस ने इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं किया कि किरणजीत के गायब होने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। पुलिस का यहाँ पर साफ कहना था कि किरणजीत कौर शायद गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो खुद कुछ दिनों बाद घर वापस आ जाएगी। किरणजीत के केस में पुलिस का ये रवैया देखने के बाद किरणजीत के घर वाले भी बहुत ज्यादा हैरान थे, और किरणजीत के परिवार वाले उस रात कुछ और कर भी नहीं पाए, जिस कारण वो चुपचाप पुलिस स्टेशन से घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर किरणजीत के परिवार को इस बात का भी शक था कि शायद गांव में ही रहते किसी परिवार द्वारा पुलिस के ऊपर किरणजीत के गायब होने की रिपोर्ट ना लिखे जाने का प्रेशर भी डाला गया है, क्योंकि किरणजीत के परिवार ने किरणजीत के गायब होने के पीछे गांव के ही कुछ लड़कों का हाथ होने का शक पुलिस के सामने जाहिर किया। और ये सारे ही लड़के एक ऐसे परिवार में से आते थे जिनका लोकल पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना था। और ऐसे ही अगले 4 दिन बीत गए और ना किरणजीत कौर का पता लगा और ना ही पुलिस ने किरणजीत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की। यहीं पर गांव में कुछ ऐसे परिवार भी थे जो किरणजीत के गायब होने का फायदा उठा रहे थे। गांव के कुछ ऐसे परिवार जिनका पुलिस के साथ उठना बैठना था, उन्होंने गांव में ही रहने वाले कुछ परिवारों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किरणजीत कौर के गायब होने के केस में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डलवाने शुरू कर दिए। और अब पुलिस ने गांव के ही कुछ बेकसूर लड़कों को किरणजीत कौर के केस में झूठा मुकदमा डालकर अरेस्ट करना शुरू किया, और पुलिस स्टेशन में इन लड़कों के साथ मारपीट शुरू हुई। अब जिन परिवारों के लड़के पुलिस ने इस केस में उठाए थे, उनको लगा कि शायद किरणजीत के पिताजी दर्शन सिंह ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई हो, और ये सारे ही परिवार जाके दर्शन सिंह से बात करते हैं। और जब दर्शन सिंह को ये बात पता चली कि किरणजीत के केस में गांव के ही कुछ लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया, तब वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। दर्शन सिंह ने इन परिवारों को ये बताया कि उनके कहने पर तो पुलिस ने अभी तक किरणजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की। फिर ये कैसे हो सकता है कि पुलिस ने
गांव के ही कुछ लड़कों को इस केस में अरेस्ट किया हो। अब 2 अगस्त हो चुकी थी और किरणजीत का अभी तक कुछ पता ना लगने के बाद किरणजीत के परिवार की मदद करने कुछ लोकल फार्मर, टीचर और लेबर यूनियन के लोग सामने आना शुरू हुए। यूनियन के लोगों ने सबसे पहले गाँव वालों से और किरणजीत के माँ बाप से मिलकर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में किरणजीत के केस को कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर एक प्लान तैयार किया गया और साथ ही पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एक एक्शन कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी में 3 मेंबर थे। सबसे पहले नाम आता है मंजीत सिंह तनेर का, जो कि एक लोकल फार्मर लीडर थे। इस कमेटी के दूसरे मेंबर थे नारायण दत्त, जो कि एक लोकल ट्रेड यूनियन से आते थे। और इस कमेटी में तीसरा नाम था प्रेम कुमार का, जो कि एक लोकल स्कूल के टीचर होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी थे और प्रेम कुमार की लोकल लोगों द्वारा काफ़ी रिस्पेक्ट भी की जाती थी। अब साल 1997 में सोशल मीडिया नहीं था, जिस कारण इस कमेटी के मेंबर जितने भी लोगों को जानते थे उन्होंने उन सारे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया और आसपास के गांव शहरों में जाकर किरणजीत कौर के केस के बारे में लोगों को बताया। इसके बाद शुरू हुआ धरने प्रदर्शन का दौर और जल्दी ही किरणजीत कौर को ढूंढने और उसको इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। अब जब इस केस में पुलिस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो एक्शन कमेटी ने सबसे पहले उन लड़कों को जेल से रिहा करवाया जिनको पुलिस ने गलत मुकदमे डालकर अरेस्ट किया था और उसके बाद किरणजीत कौर के परिवार द्वारा किरणजीत कौर की गुमशुदगी में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई और इस एफआईआर में उन सब लोगों के नाम थे जिन पर किरणजीत कौर के परिवार को शक था कि किरणजीत कौर को किडनैप करने में उन लोगों का हाथ हो सकता है। अब इस केस में पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी और जैसे ही पुलिस ने गांव वालों की मदद के साथ किरणजीत कौर को ढूंढने का काम शुरू किया, जल्दी ही एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी। गांव के ही एक खेत से पुलिस को किरणजीत कौर का स्कूल बैग, उसकी किताबें और उसका साइकिल बरामद हुआ और जिन खेतों में से किरणजीत का सामान बरामद हुआ वो खेत गांव में ही रहने वाले एक चीमा परिवार के थे और किरणजीत कौर के माँ बाप का इसी परिवार के लड़कों पर शक भी था कि हो ना हो इन्हीं लड़कों का हाथ था किरणजीत कौर को गायब करवाने में। पर अब इन्हीं लड़कों के परिवार के खेतों से जब किरणजीत कौर का सामान पुलिस ने बरामद किया, उसके बाद भी पुलिस तुरंत हरकत में नहीं आई और पुलिस ने 1 हफ्ता और बर्बाद कर दिया। अब किरणजीत पिछले 13 दिनों से गायब थी और 13 दिन बाद जाकर पुलिस ने गांव के ही एक खेत से किरणजीत की लाश भी बरामद कर ली। और यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी हैरान नहीं करेगी कि किरणजीत कौर की लाश को जिस 6 फुट गहरे गड्ढे में दफनाया गया था वो जगह भी चीमा परिवार के खेतों में ही थी। इसके बाद जल्दी ही किरणजीत कौर की लाश बरामद होने की खबर सारे इलाके में आग की तरह फैल गई और जिस वक्त किरणजीत कौर की लाश को गड्ढे में से निकाला गया उस वक्त उस खेत के आसपास हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। गड्ढे में से निकालते वक्त जो किरणजीत कौर की लाश की हालत थी उसको देखकर इस बात का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ पल कितने खौफनाक रहे होंगे। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और जगह जगह चोटों के निशान थे। जिस वक्त किरणजीत की बॉडी निकाली जा रही थी वहाँ पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने उसी वक्त एक एम्बुलेंस में किरणजीत की बॉडी को रखकर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को लोगों के गुस्से के भड़कने का भी डर था। इसके बाद जब किरणजीत की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उससे ये बात क्लियर हो गई कि किरणजीत कौर को मारने से पहले उसका गैंग रेप किया गया था और रेप किए जाने के दौरान उसको बहुत ही बुरी तरह मारा गया और एंड में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा किरणजीत कौर की बॉडी की फोरेंसिक जांच किए जाने के बाद पुलिस के हाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत भी लगा। किरणजीत की बॉडी की जांच करते वक्त डॉक्टरों ने देखा कि किरणजीत के एक हाथ के नाखूनों में कुछ बाल फंसे हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस को ये कंफर्म करना था कि कहीं ये बाल किरणजीत कौर के ही ना हों और इस बात की कंफर्मेशन मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ये बाल किरणजीत कौर को कत्ल करने वाले लोगों में से ही किसी के हो सकते हैं। पुलिस ने किरणजीत की बॉडी बरामद की 11 अगस्त साल 1997 को और उसी दिन शाम होते होते पुलिस ने महल कलां गांव में से ही 7 लड़कों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 लड़कों का नाम था गुरप्रीत सिंह और जगराज सिंह, वो 2 भाई जो चीमा परिवार से आते थे, जिस परिवार पर किरणजीत की फैमिली को पहले दिन से ही शक था। इस परिवार के पास गांव में ही 35-40 एकड़ ज़मीन थी और लोकल पुलिस और पॉलिटिशियंस में इन लोगों की इन्फ्लुएंस होने के कारण पुलिस को ऑलमोस्ट 2 हफ्ते इस केस में कोई भी एक्शन ना लेने के लिए अंडर प्रेशर रखा गया। गुरप्रीत और जगराज सिंह के अलावा 2 और लड़के थे, देशराज और प्रताप सिंह, और ये दोनों ही चीमा परिवार के लिए काम करने वाले नौकर थे। और इस केस में बाकी 3 लड़के जो गिरफ्तार किए गए वो भी महल कलां गाँव के ही रहने वाले थे। अब किरणजीत कौर की लाश बरामद होने के एक दिन बाद 12 अगस्त साल 1997 को किरणजीत के गांव में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पर एक बार फिर किरणजीत कौर के अंतिम संस्कार पर
लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। इस केस में किरणजीत कौर को इंसाफ दिलवाने के लिए जो लोक लहर चलाई गई, उसमें यूनियंस की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये लहर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थी। जब भी लोगों को किसी जगह पर इकट्ठे होने के लिए बुलाया जाता, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते। इसके बाद 20 अगस्त को किरणजीत कौर के लिए उसके ही गांव में सिख रीति रिवाजों के हिसाब से एक धार्मिक सम्मेलन किया गया और दोबारा बड़ी संख्या में हजारों लोग इसमें शरीक होने के लिए गांव महल कलां पहुंचे। यहाँ पर यह कोशिश की गई कि लोगों द्वारा चलाई गई इस लहर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हाईजैक ना करने दिया जाए और इस धार्मिक समागम में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये लहर एक आम लोगों द्वारा चलाई गई थी और आम लोग ही इस लहर को लीड कर रहे थे। मनजीत सिंह तनेर, जो कि एक किसान यूनियन के लीडर थे, उनका इस लहर में शामिल होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मनजीत सिंह 2 साल पहले भी पंजाब के एक पुलिस स्टेशन में हुई एक नौजवान की मौत को लेकर ऐसी ही एक लोक लहर की अगुवाई कर चुके थे और पुलिस स्टेशन में हुई इस मौत के लिए जिम्मेवार थानेदार को सजा भी दिलवाई गई। मनजीत सिंह तनेर पंजाब की यूनियन मूवमेंट में एक जाना माना नाम था और जल्दी ही इस मूवमेंट के साथ स्टूडेंट और विमेन ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने के बाद इस लोक लहर ने एक विकराल रूप ले लिया और जल्दी ही ये मूवमेंट पंजाब सरकार के नोटिस में भी आ गई। और क्योंकि ये बात है 1997 की, उस वक्त पंजाब में पहले ही बहुत सेंसिटिव माहौल होने के कारण पंजाब सरकार नहीं चाहती थी कि इस मूवमेंट के कारण दोबारा पंजाब में अस्थिरता पैदा हो, जिस कारण पंजाब सरकार ने पुलिस के लिए ये साफ हिदायतें जारी की कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरे पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस केस में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी संजीदगी के साथ की और जो भी फोरेंसिक एविडेंस इस केस में ज़रूरी थे, वो सारे ही एविडेंस पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरह इकट्ठे किए। इसके अलावा किरणजीत के हाथ में से जो बाल मिले थे, उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुछ लड़कों के साथ लिंक किया जा चुका था और इसके अलावा गाँव के ही कई लोग इस केस में गवाही देने के लिए पुलिस के सामने आए और अंत में इन सब का नतीजा ये निकला कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 7 ही लड़कों को किरणजीत कौर की किडनैपिंग, गैंगरेप और कत्ल के लिए चार्ज किया गया। पुलिस का कहना था कि इस केस में मेन मास्टरमाइंड थे गुरप्रीत सिंह चीमा और उसका भाई जगराज सिंह चीमा। पुलिस को दिए गए अपने बयानों में इन्होंने ये बताया कि जिस दिन इन लोगों ने किरणजीत कौर को किडनैप किया, उससे एक दिन पहले ही जब किरणजीत कौर अपने स्कूल जा रही थी, उस वक्त इन लड़कों ने साइकिल पर स्कूल जाती हुई किरणजीत कौर को रास्ते में रोकने की कोशिश की और किरणजीत से बात करते हुए बहुत ही गंदी शब्दावली इस्तेमाल की। यहाँ पर किरणजीत कौर अपने रास्ते में खड़े इन लड़कों को देखकर डरी नहीं और किरणजीत कौर ने वहीं पर इन लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पर हो सकता था कि इन लड़कों द्वारा सेम ऐसे ही और भी लड़कियों के साथ किया जाता हो और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हों, पर जब किरणजीत ने पलटकर इन लोगों को आगे से जवाब दिया तो हो सकता है कि किरणजीत कौर के शब्द इन लड़कों की ईगो पर चोट कर गए हों और इसी का बदला लेने के लिए इन लड़कों ने अगली शाम स्कूल से घर वापस आती हुई किरणजीत कौर को किडनैप किया और फिर उसका गैंगरेप करने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पर किरणजीत कौर के हाथ में से बाल मिलना इस बात की गवाही थे कि किरणजीत कौर ने इन लड़कों के सामने फाइट बैक करने की कोशिश की और उसने एंड तक हार नहीं मानी। अब पुलिस द्वारा इस केस में 7 लड़कों को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस केस को कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी शुरू की गई, पर दूसरी तरफ किरणजीत के पिताजी एक अलग ही तरह की लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी ये लड़ाई थी सोसाइटी और उनके ही अपने परिवार वालों के खिलाफ। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस केस में किरणजीत कौर का रेप और मर्डर करने वाले लड़के एक बहुत ही ताकतवर परिवार से आते थे, जिस कारण किरणजीत कौर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग और उसके सगे संबंधी किरणजीत कौर का केस चुपचाप निपटा देना चाहते थे। पर यहाँ पर किरणजीत कौर के पिताजी दर्शन सिंह ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के प्रेशर में ना आते हुए किरणजीत कौर के इंसाफ की लड़ाई को पब्लिकली जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद साल 1997 के एंड तक पुलिस तैयार हो चुकी थी इस केस को ट्रायल पर लेकर जाने के लिए और जल्दी ही बरनाला के सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। अब जैसे ही इस केस का ट्रायल शुरू हुआ, तब एक बात जो नोट की गई वो ये थी कि इस केस की हर एक तारीख पर लोगों की बहुत ही भारी भीड़ जमा हो जाती और ये सारे ही लोग यहाँ पर किरणजीत कौर की सपोर्ट करने के लिए आए थे। इसीलिए इस केस में जिन लोगों पर केस चलाया जा रहा था, उन्होंने जज के आगे इस केस को या तो चंडीगढ़ या फिर हरियाणा के किसी कोर्ट में मूव करने की रिक्वेस्ट की। और यहाँ पर एक बार ये भी देखने को मिला कि जिन लड़कों पर केस चलाया जा रहा था, उनके ही परिवार वालों ने कुछ गुंडे हायर किए और कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से बाहर आते इन लड़कों पर खुद ही अटैक करवाया। यहाँ पर इन लड़कों के परिवार वालों की ये कोशिश थी कि कोर्ट के सामने ये पेश किया जाए कि इन सारे ही लड़कों की जान को बरनाला में खतरा है, पर इन लोगों की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई और जज ने इस केस को बरनाला कोर्ट में ही कंटिन्यू करने की हिदायत दी। इसके बाद इस केस का ट्रायल पूरे 3 साल चला
और 3 साल बाद इस केस में कोर्ट का फैसला आया। पुलिस ने जो भी सबूत इन सारे ही लोगों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए, उनके आधार पर कोर्ट ने इन 7 ही लोगों को इस केस में किरणजीत कौर की किडनैपिंग, रेप और मर्डर के लिए दोषी पाया। पर जब यहाँ पर बात आई इन लोगों को सजा सुनाने की, तब कोर्ट का फैसला थोड़ा हैरानीजनक था। इंडिया में जब भी किसी केस में कोर्ट सजा सुनाता है, तब कोर्ट द्वारा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है या नहीं, और अगर कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आ जाए तब उस केस में मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आमतौर पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आने के लिए केस में कुछ ऐसा घटना चाहिए जिससे विक्टिम के परिवार के साथ साथ सारी सोसाइटी हिल जाए, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दिल्ली का निर्भया कांड। इस केस में निर्भया विक्टिम थी और निर्भया की मौत ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मतलब कि ये केस एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता था, और यही बात कही जा सकती है किरणजीत कौर के केस के लिए। ये भी एक ऐसा केस था जिसने किरणजीत कौर के परिवार के साथ साथ पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया, और अगर ये केस सोशल मीडिया के ज़माने में घटा होता तो ये बात पक्की थी कि ये केस पूरे इंडिया में हाईलाइट होने वाला था। पर किरणजीत के केस में जब पुलिस ने कोर्ट के सामने अपना केस रखा, तो उन्होंने कभी भी इस केस में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कोर्ट के सामने नहीं रखी, और उन्होंने इस केस में सिर्फ उम्र कैद की मांग की। और जज ने इस केस में फैसला सुनाते वक्त गुरप्रीत सिंह, जगराज सिंह और उनके दोनों नौकरों को सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई, और जो बाकी 3 लोग इस केस में पकड़े गए थे उनको रिहा कर दिया गया। किरणजीत कौर के केस में ये बात क्लियर थी कि इस केस में इन्वॉल्व सारे ही दोषी मौत की सज़ा डिजर्व करते थे, पर उसकी जगह इन सारे ही लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाना, और उससे भी ऊपर इस केस में पुलिस द्वारा मौत की सज़ा की मांग ही कोर्ट के आगे ना रखे जाना, इस बात की साफ इंडिकेशन थी कि इस केस में पब्लिक प्रेशर के बावजूद पुलिस के ऊपर इस केस में पूरी सख्ताई से कार्रवाई ना करने का प्रेशर था। और इसके बाद साल 2010 में ही इन सारे ही लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया, और गुरप्रीत सिंह चीमा और जगराज सिंह चीमा ये दोनों आज भी उसी गांव में रहते हैं जिस गांव में इन्होंने किरणजीत कौर को किडनैप करके उसका रेप किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। अब ये तो थी कहानी किरणजीत कौर के केस की, पर अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इस केस में किरणजीत कौर को इंसाफ दिलवाने के लिए पंजाब में एक लोक लहर चलाई। सबसे पहले बात आती है मनजीत सिंह धनेर की। साल 1999 में जब किरणजीत कौर का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था, उसी वक्त दोषियों के परिवार वालों द्वारा मनजीत सिंह पर एक मानहानि का केस दायर कर दिया गया, और इसके बाद साल 2000 में जब मनजीत सिंह बरनाला के कोर्ट में किसी केस के लिए सुनवाई पर गए हुए थे, उसी वक्त उसी कोर्ट में किरणजीत कौर के केस में जो दोषी लड़के थे उनका परिवार भी मौजूद था। अब जैसे ही मनजीत सिंह कोर्ट में पेश होकर कोर्ट से बाहर निकले, वहां कोर्ट के कॉरिडोर में ही उनका सामना हुआ किरणजीत के केस में अरेस्ट किए गए लड़कों के कुछ परिवार वालों से, और वहां पर अचानक इन सारे लोगों में हाथापाई शुरू हो गई, और इसी हाथापाई में 85 साल के दिलीप सिंह की मौत हो जाती है। और ये दिलीप सिंह किरणजीत कौर के रेप केस में अरेस्ट किए गए लड़कों का दादा था। अब दिलीप सिंह की मौत के बाद जब चीमा फैमिली ने इस केस में FIR दर्ज करवाई, उस FIR में 6 लोगों के नाम थे, और इन 6 नामों में से 3 नाम थे मनजीत सिंह धनेर, नारायण दत्त और प्रेम कुमार। उन 3 लोगों के नाम जो किरणजीत कौर को इंसाफ दिलवाने के लिए चल रही लोक लहर को लीड कर रहे थे। अब जिस वक्त दिलीप सिंह और बाकी कुछ लोगों के बीच हाथापाई हुई, उस वक्त ये तीनों लोग वहां पर मौजूद जरूर थे, पर इन तीनों का ही इस हाथापाई में कोई भी लेना देना नहीं था। दिलीप सिंह का परिवार जो गांव में बदमाशी के लिए मशहूर था, उनका गांव के ही एक और परिवार के साथ कोई डिस्प्यूट था, और कोर्ट के बाहर दिलीप सिंह पर किया गया हमला इसी डिस्प्यूट को लेकर था। पर यहाँ पर चीमा परिवार ने पुलिस में जो उनके कनेक्शन थे, उनकी मदद से लोक लहर की अगुवाई कर रहे इन 3 लोगों के नाम भी FIR में दर्ज करवा दिए गए। अब एक तरफ किरणजीत कौर का केस कोर्ट में चल रहा था, और दूसरी तरफ किरणजीत कौर के लिए इंसाफ की मांग करने वाले लोगों पर ही केस कर दिया गया। यहाँ पर किरणजीत कौर के केस में जो दोषी लड़के थे, उनके परिवारों को ये लगता था कि अगर किरणजीत कौर को इंसाफ दिलवाने के लिए चल रही लोक लहर को किसी तरह कमजोर कर दिया जाए, तो शायद इससे किरणजीत कौर का केस भी कमजोर पड़ जाए। पर किरणजीत को इंसाफ दिलवाने के लिए चल रही लोक लहर अपने तीनों लीडर्स की गिरफ्तारी के बाद भी उतनी ही स्ट्रांग बनी रही जितनी पहले थी, और यहाँ पर ये लोक लहर कमजोर पड़ने की बजाय और भी मजबूत होती दिखाई देने लगी। अब दिलीप सिंह की मौत के बाद जो इन तीनों लोगों पर कोर्ट केस शुरू हुआ, उस केस में फैसला आया साल 2005 में, और यहाँ पर दिलीप सिंह चीमा की मौत के लिए मनजीत सिंह, नारायण दत्त और प्रेम कुमार, इन तीनों ही लोगों को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई।
अब यहाँ पर यह बात क्लियर थी कि इन तीनों ही लोगों के खिलाफ जो भी पुलिस और कोर्ट ने कार्रवाई की वो एक बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि इन तीनों ही लोगों ने जो लोक लहर के द्वारा किरणजीत के केस में पुलिस और कोर्ट पर प्रेशर बनाया, उससे सरकारी अफसर भी खुश नहीं थे, जिस कारण यूनियन के इन तीनों ही लीडरों को दिलीप सिंह की मौत में बिना किसी फेयर ट्रायल के उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और इन तीनों को सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब में यूनियन से जुड़े लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू किया। और साल 2007 में जब प्रकाश सिंह बादल दोबारा पंजाब का मुख्यमंत्री बना, तब उसके द्वारा मनजीत सिंह, नारायण दत्त और प्रेम कुमार इन तीनों ही लोगों की सजा को माफ कर दिया गया। पर यहाँ पर स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा इन तीनों लोगों की सजा माफ किए जाने को लेकर एक टेक्निकल इशू था, और वो इशू था इन तीनों ही लोगों द्वारा अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में डाली गई अपील। जब किसी केस की अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, तब स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा किसी की भी सजा माफ नहीं की जा सकती। और यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था कि जब केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा इन तीनों की सजा जो माफ की गई थी वो लीगली स्टैंड नहीं करती, जिस कारण जल्दी ही इन तीनों की जो हाई कोर्ट में अपील थी उस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। और इसके बाद इस केस में जब हाई कोर्ट से भी फैसला आया, तो यहाँ पर एक बार फिर मनजीत सिंह की सजा को कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया, पर इस केस में बाकी दो लोगों को, जिसमें नारायण दत्त और प्रेम कुमार, उनको रिहा कर दिया गया। और इसके बाद मनजीत सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसी वक्त अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। अब हाई कोर्ट ने भले ही मनजीत सिंह को दोबारा उम्र कैद की सजा सुना दी हो, पर उनके द्वारा सिस्टम के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई से किसान यूनियन में उनका कद दिन ब दिन बढ़ता गया। और इसी तरह साल 2014 में मनजीत सिंह को भारतीय किसान यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब मनजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील डाली थी उस पर फैसला आया साल 2019 में, और एक बार फिर मनजीत सिंह को निराशा हाथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में हाई कोर्ट द्वारा मनजीत सिंह को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इस बार मनजीत सिंह को 1 महीने का टाइम दिया गया ताकि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पुलिस के सामने पेश कर सकें। इस वक्त तक मनजीत सिंह की उम्र 62 साल हो चुकी थी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मनजीत सिंह की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया, एक बार फिर 44 किसान जथेबंदियों द्वारा कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। ये बात शुरू से ही साफ थी कि मनजीत सिंह के ऊपर जो केस ऑलमोस्ट 19 साल से चल रहा था, उसमें मनजीत सिंह को फंसाया गया था। और अब जब 62 साल की उम्र में आकर कोर्ट ने मनजीत सिंह को जेल भेजे जाने का ऑर्डर दिया, उससे लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। अब साल 2019 में पंजाब का मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब में मनजीत सिंह की सजा के खिलाफ चल रहे धरने प्रदर्शन को देखने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के गवर्नर के सामने मनजीत सिंह की सजा को माफ करने के ऊपर विचार करने की अपील डाली। इसके बाद 13 नवंबर साल 2019 को पंजाब के गवर्नर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील को रिव्यू करने के बाद मनजीत सिंह की उम्र कैद की सजा को माफ करने का फैसला सुनाया। और इस तरह ऑलमोस्ट 20 साल बाद मनजीत सिंह के ऊपर पड़े एक झूठे मुकदमे का अंत हुआ। पर अगर यहाँ पर आप इस सारे घटनाक्रम को एक जगह रखकर देखो, तो क्या इस केस में किरणजीत कौर को किडनैप कर उसका रेप करने के बाद उसका कत्ल करने वाले लोगों को ज़्यादा सज़ा मिली, या फिर किरणजीत कौर के लिए लड़ाई लड़ने वाले मनजीत सिंह, नारायण दत्त और प्रेम कुमार को? एक इंटरव्यू में मनजीत सिंह ने यह बयान दिया कि इन 20 सालों में उनको करोड़ों रुपया ऑफर किया गया ताकि वो किरणजीत के केस में चुप कर साइड में बैठ जाएं, ताकि किरणजीत के केस में जो दोषी थे उनको जेल से निकलवाया जा सके। पर यहाँ पर ना सिर्फ मनजीत सिंह ने करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकराया, बल्कि इस केस को लड़ते लड़ते उनके अपने परिवार के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी उनको बेचनी पड़ी। अब अगर हम किरणजीत कौर के केस की बात करें और उसमें जो भी सज़ा दोषियों को कोर्ट ने सुनाई, उसको किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं कहा जा सकता। किरणजीत का केस एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता था, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर ने अपना काम किया और पुलिस के पास सबूत होने के बावजूद कोर्ट के सामने बहुत ही हल्की सजा की मांग रखी गई। निर्भया के केस की तरह किरणजीत के केस में भी बहुत ही ज्यादा वायलेंस यूज की गई थी और इन दोनों ही केसों में पब्लिक आउटरीच भी बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों ही केसों में देखने को मिलता है वो था इन दोनों ही केसों में दोषियों के सोशल स्टेटस का। हो सकता था अगर निर्भया के केस में भी दोषियों के पॉलिटिकल या पुलिस के साथ लिंक होते तो वहां पर भी कोर्ट का वो फैसला देखने को ना मिलता जो अंत में इस केस में दोषियों को सुनाया गया। बाकी इस केस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि किरणजीत कौर के केस में इंसाफ हुआ? क्या दोषियों को जो सजा दी गई वो काफ़ी थी? आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।